अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, अब ये जो आपके पास सिस्टम है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको फेस के बारे में और बाकी चीजों की इंफॉर्मेशन इस टॉपिक से मिल जाती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब यहां पर मैं इसकी एक डायग्राम के जरिए आपको बताता हूं कि कैसे कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बिहेव कर सकती है। ये देखिए, ये एक डायग्राम। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर मेरे पास तीन ऑब्जर्वर हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस पर मौजूद हैं। और ये जो ऑब्जर्वर्स है ना, ये ऑब्जर्वर बड़े जरूरी होते हैं जब हम किसी भी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लेट से मैं कह देता हूं ये ऑब्जर्वर आपके पास है ए, ये ऑब्जर्वर है बी और ये ऑब्जर्वर है सी। ठीक है ना? तीन ऑब्जर्वर आपको यहां पर नजर आ रहा है और तीनों ऑब्जर्वर क्या करेंगे? अपने अपने एक्सिस पे रहते हुए डायमीटर्स के ऊपर जो मौजूद सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसे क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं यहां पर आपको बताता हूं कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एक बॉडी है और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो यहां पर चार पॉइंट्स हैं जिनको मैं डिफाइन कर देता हूं। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। तो मैंने क्या किया? पहले मैंने बॉल को रखा ए पॉइंट पर और ये बॉल इस ए पॉइंट से मूव करके कहां जा रही है? बी पॉइंट पर। ठीक है? तो यानी कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। ये ए पॉइंट से चली और ए पॉइंट से चलते हुए ये कहां पर आ गई? बी पॉइंट पर। ठीक है? अच्छा, तो जब ये ए पॉइंट से चली तो दरमियान में मैंने एक बॉल ड्रॉ कर दी है यहां पर, ताकि इसका प्रोजेक्शन मैं देख सकूं कहां पर पड़ेगा। फिर ये बॉल कहां आ गई? बी पॉइंट पर। फिर ये बॉल आगे चल कर जाएगी। फिर इस बॉल को मैं आगे ड्रॉ कर देता हूँ सी पॉइंट पर। फिर इसको कहीं सेंटर में हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देख रहे हैं कि ये आपके पास जो मोशन है ये कौन सा है? सर्कुलर मोशन है। ठीक है ना? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर ये बॉल मूव कर रही है। ए बी सी डी चारों पॉइंट्स को क्या कर रही है? कवर कर रही है। ये देखें, ये आपके पास बॉडी ए बी सी डी चारों पॉइंट्स पे कवर कर रही है। तो अब ये तो आपके पास क्या है? सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब इस सर्कुलर मोशन का हमने क्या करना है? प्रोजेक्शन देखना है। तो लेट से ये मेरे पास जो है वो सर्कुलर मोशन को मैंने डायरेक्शन से शो कर दिया। अच्छा जी, अब अगर आप देखें कि जब बी ऑब्जर्वर के लिहाज से, ये जो हमारे पास ऑब्जर्वर है बी, ये इस बॉल को ऑब्जर्व अगर कर रहा हो तो इस बॉल का जो प्रोजेक्शन है वो किस डायमीटर पे इसका प्रोजेक्शन बना रहा होगा? तो उसका डायमीटर होगा बी और डी। ठीक है ना? क्योंकि जब ए बॉल का प्रोजेक्शन आएगा तो वो प्रोजेक्शन कहां पर होगा? इस जगह पर। ठीक है? फिर जब बॉल पहुंची एक और पॉइंट पर तो यहां पर अगर आप देखें तो इसका प्रोजेक्शन ये होगा। फिर जब बॉल बी पॉइंट पर है तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्शन वही है। उसके बाद फिर बॉल जब पीछे आएगी दोबारा प्रोजेक्शन मूव करके नीचे आएगा। इसका मतलब पहले जब ए से बी की तरफ जा रही है प्रोजेक्शन मूव करके जा रहा है अपवर्ड। फिर जब बॉल बी से सी पर आ रही है प्रोजेक्शन वापस मूव करके आ रहा है। फिर जब बॉल सी से डी पर जा रही है तो प्रोजेक्शन मूव करके नीचे आ रहा है। फिर जब बॉल डी से ए की तरफ जा रही है तो प्रोजेक्शन मूव करके अपवर्ड आ रहा है। तो आप ये देखें कि इस बॉल का प्रोजेक्शन बी ऑब्जर्वर के लिए टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग द डायमीटर ऑफ बी एंड डी। ठीक है ना? चलें, अब हम क्या करते हैं? अब हम ऑब्जर्वर को चेंज करते हैं और अब हम ऑब्जर्वर ले लेते हैं सी ऑब्जर्वर। जरा सी ऑब्जर्वर को देखें कि सी ऑब्जर्वर के लिए यही मोशन जो है उसमें प्रोजेक्शन जो होगा वो किस तरह से उसको और कौन से डायमीटर पे नजर आएगा। अब इस ऑब्जर्वर सी के लिए आप बॉल को डी से स्टार्ट करो। तो जब बॉल को आप डी से स्टार्ट करते हो तो डी पर इसका जो प्रोजेक्शन है वो कहां पर होगा? सेंटर में। ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है। फिर जब ये बॉल मूव करके इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो इसका प्रोजेक्शन ये हो गया।
और आप देखें कि इसका मतलब प्रोजेक्शन मूव कर रहा है टूवर्ड्स राइट। फिर बॉल ए पर आ गई, ए से बी की तरफ जब जाएगी तो प्रोजेक्शन वापस जाएगा। फिर बी से सी की तरफ जाते हुए बॉल का प्रोजेक्शन इसी तरह से मूव करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट, और फिर सी से डी की तरफ आते हुए प्रोजेक्शन वापस कहां होगा, सेंटर में आएगा। तो अब अगर आप देखें तो सी पॉइंट के लिए या सी ऑब्जर्वर के लिए जो प्रोजेक्शन है वो किस डायमीटर के अलोंग है, वो डायमीटर है ए एंड सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर आप चेंज करते जाएं, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन हर जगह से ऑब्जर्व होता हुआ नजर आएगा, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, डायमीटर चेंज हो जाएंगे। डायमीटर चेंज हो जाएंगे, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। अब देखें ए पॉइंट पर जो ऑब्जर्वर है, उस ए पॉइंट के ऑब्जर्वर के लिए क्या ये पी और पी प्राइम वाला डायमीटर नहीं यूज होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्जर्व करने के लिए? आप खुद से ऑब्जर्व कर ले, बॉल के प्रोजेक्शन को इस लाइन पर ड्रॉ कर देखें तो आप देखेंगे कि जब बॉल मूव कर रही होगी प्रोजेक्शन जो होगा यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा लॉन्ग इट्स मीन पोजीशन, और यही आपके पास क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी, projection of a body in uniform circular motion, uniform circular motion executes simple harmonic motion along any diameter of a सर्कल। तो ये इसकी स्टेटमेंट है कि जब आप किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन ऑब्जर्व करते हैं किसी भी डायमीटर के अलोंग, तो वो आपके पास क्या बिहेव करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बिहेव करता है। लेकिन याद रखें मोशन कौन सा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो फिर यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बिहेव करेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वहां पर तो फिर उसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन चेंज हो जाएंगे, तो फिर यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन नहीं आएंगी। अब यहां पर मैंने जो ऑब्जर्वर को आपको लिखा, ये ऑब्जर्वर बी किसके अलोंग जो है वो अपना प्रोजेक्शन पढ़ रहा, ऑब्जर्व कर रहा था, तो ये था अलोंग डायमीटर, और ये डायमीटर वाई एक्सिस के अंदर है, अलोंग डायमीटर वाई एक्सिस, ठीक है। और वाई एक्सिस में जो डायमीटर है वो एक्चुअली क्या है, बी एंड डी है। फिर इसी तरीके से जो सी वाला आपके पास था वो किस प्रोजेक्शन उसका जो था वो किसके अलोंग था, तो प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और एक्स एक्सिस के अंदर जो डायमीटर है वो क्या है, ए और सी है। और ये जो ए पॉइंट है ये प्रोजेक्शन है किसी भी डायमीटर पर, प्रोजेक्शन अलोंग एनी डायमीटर, क्योंकि उसको मैंने जो है वो एग्जैक्ट एक्स या वाई एक्सिस में नहीं लिया हुआ, प्रोजेक्शन अलोंग एनी डायमीटर, अलोंग एनी डायमीटर। अच्छा, तो अब यहां पर यह बात आ जाती है कि जब हम ये ऑब्जर्वर बी को ले रहे होते हैं अलोंग डायमीटर वाई एक्सिस बी डी, तो यहां पर क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बॉडी को कहां से, ए पॉइंट से। अब ए पॉइंट पर जो एंगल होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री। बी पॉइंट पर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। सी पॉइंट पर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। डी पॉइंट पर एंगल क्या होता है, 270 डिग्री। और दोबारा से यहां क्या जाता है, 360। तो याद रखें बी पॉइंट ऑब्जर्वर के लिए क्योंकि बॉडी स्टार्ट हो रही है ए पॉइंट पर, यानी कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, ए से हो रहा है ना। तो यहां पर जो आपका फेज एंगल होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, वो क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर बी जो है वो कहां से बॉडी को स्टार्ट कर रहा है, 0 डिग्री से। जबकि प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस के लिए अगर देखा जाए तो बॉडी की जो पोजीशन है वो एक्चुअली कहां से मेजर हो रही है, अगर मैं इसको 90 कह लूं या 270 कह लूं, ठीक है ना, क्योंकि डी पॉइंट पर है तो एंगल 270 है।
और अगर बी पॉइंट पर है तो एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फाई है वो 90 डिग्री हो या फिर 270 डिग्री हो। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोजेक्शन होगा वो कहाँ पर आ रहा होगा, अलोंग एक्स एक्सेस आ रहा होगा, ठीक है ना। तो वैसे हम ये करते हैं कि 90 डिग्री पे इसलिए ऑब्जर्व करते हैं कि पहला आपके पास जो फेज एंगल है वो 0 डिग्री है, तो अगला फेज एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब 0 के बाद जाहिर सी बात है आपने 90 पे आके ही उसको ऑब्जर्व करना है ना। ये आपके पास फेज एंगल होता है। फेज एंगल का मतलब इनिशियल पॉइंट क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने का। अच्छा, जब 0 डिग्री पर ये होता है तो इस 0 डिग्री पर जो उसका प्रोजेक्शन होता है वो किस पॉइंट पर होता है, तो वहां पर हम ये कहते हैं कि जब अलोंग डायमीटर वाई एक्सिस है और आपका फेज एंगल 0 है जिसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, तो वहां पर t इज इक्वल्स टू 0 आपको बताता है कि जो प्रोजेक्शन है वो कहां पर है, मीन पोजीशन पर। x इज इक्वल्स टू 0 जो किसको रिप्रेजेंट करता है, मीन पोजीशन को। अच्छा, अब t इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 0 मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर इसकी जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से सॉल्व करेंगे अभी, और उसको हम लिखेंगे कि हम कैसे अलोंग द डायमीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसी तरह से जब आपके पास प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है तो वहां पर आप देखें कि जब बॉडी का प्रोजेक्शन इंसिडेंट होता है 90 डिग्री पर, तो t इज इक्वल्स टू 0 पर, जब टाइम आपके पास क्या है 0, उस वक्त आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, मैक्सिमम x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। क्योंकि t इज इक्वल्स टू 0 हम कहां से ले रहे हैं, जहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये है ना t इज इक्वल्स टू 0। जब आपके पास बॉडी अपना कंप्लीट रोटेशन कर लेती है तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, t हो जाता है। तो स्टार्टिंग में एंगल 0 डिग्री है तो वहां पर टाइम भी आपका क्या है, वो 0 है, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पे जो t आपके पास है वो है 0, और जब ये रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, कैपिटल t हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पोजीशन कौन सी है, एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, अब यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन और जो मीन पोजीशन है उसके लिए इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे, तो देखें उस इक्वेशन को लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसकी ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसका अगर प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूव हम करेंगे किसके जरिए, ज्योमेट्री ऑफ सर्कुलर मोशन। तो मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई थी और उसका नाम था इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। अब देखें ये वही प्रोजेक्शन आ गया, और इस प्रोजेक्शन के अंदर मैं कहता हूं कि यहां पे ये बॉडी है और इस बॉडी का प्रोजेक्शन जो है वो इंसिडेंट हो रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो ये हम कह लेते हैं कि आपके पास प्रोजेक्शन है। अच्छा, ओरिजिन आपके पास है सेंटर पॉइंट जिसे हम ओ कह देते हैं, ठीक है। और इसे मैं कह देता हूं ये पॉइंट है ओ प्राइम जहां पर प्रोजेक्शन अभी मौजूद है, और ये पॉइंट हम कह देते हैं ये पॉइंट है पी पॉइंट, ठीक है ना। बॉडी स्टार्ट हुई ए से और बॉडी गई कहां पर, बी पॉइंट पर। इसका जो मोशन है सर्कुलर मोशन वो इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास सर्कुलर मोशन है और इस सर्कुलर मोशन की वजह से इसका जो प्रोजेक्शन है वो अलोंग द डायमीटर है और वो डायमीटर वाई एक्सिस के अंदर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके एक्सिस को अगर ड्रॉ करूं तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये आपके पास एक्स वाई एक्सिस के अंदर, और उसके बाद इसी तरह से ओ से लेकर पी तक ये आपके पास जो है वो इसका एक्सिस बन गया। अब यहां पर अगर आप देखें तो ओरिजिन से लेकर सरफेस के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इसे रेडियस भी कह सकता हूं और यहां पर मैं एक्स नॉट भी कह सकता हूं। एक्स नॉट क्या था, एक्स नॉट था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी और एम्पलीट्यूड भी कहलाता है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस वक्त क्योंकि हम सर्कुलर मोशन में तो इसे हम रेडियस भी कह सकते हैं। अब आप देखें कि एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल बन रहा है थीटा, तो अगर यहां पर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। और ये आपके पास एंगल क्या है, परपेंडिकुलर, जिसे हम क्या कहते हैं 90 डिग्री पर। और मैंने अभी आपको बताया कि जिस लाइन पर दो एंगल्स बन रहे होते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लूं
तो इस एंगल में ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो दो एंगल एक ही लाइन पे बन रहे हैं, वो लाइन क्या होगी? बेस। जो एंगल परपेंडिकुलर के साथ या जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसे हम इस तरह लिख देते हैं, और इन दोनों के अलावा जो तीसरी साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। अब देखें कि आपके पास वैल्यूज क्या क्या हैं। तो आपके पास O से लेके O प्राइम तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और वो है डिस्प्लेसमेंट, जिसे हमने x कहा हुआ है। आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है जो कि x नॉट है। तो अब यहां से मैंने क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है कि इस बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया होगा, और किसकी डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैं क्या यूज करता हूं? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है? तो परपेंडिकुलर है x, और हाइपोटेनियस क्या है? x नॉट। तो मुझे बताया कि अगर x नॉट डिवाइड हो रहा है साइन थीटा से, क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x नॉट साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी स्टार्ट हो रही होती है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, या स्टार्टिंग पॉइंट उसका a होता है, तो जब मीन पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं जो कि O पॉइंट है, वहां पर आपके पास जो एंगल यूज होता है वो एंगल क्या होता है? साइन थीटा। अब ये जो साइन है ये वही साइन है जो कि मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था, जिसे हम क्या कहते थे? सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। क्योंकि यहाँ पर एक ही फ्रीक्वेंसी है, और एक फ्रीक्वेंसी क्या है? बॉडी वाइब्रेट कर रही है O से लेकर B तक, और B से लेकर वापस D तक। तो ये जो B और D के दरमियान में ये सिंगल वाइब्रेशन है, इसे हम क्या कहते हैं? सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। और वो फंक्शन यहाँ पर क्या है? साइन थीटा। तो जब बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है तो हम यूज करते हैं साइन थीटा, और जब बॉडी स्टार्ट होती है एक्सट्रीम पोजीशन से तो वहां पर हम यूज करते हैं कॉस थीटा। इस x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन थीटा को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा टी। क्योंकि ये जो थीटा होता है ये बराबर होता है ओमेगा टी के। और कैसे पता चला? क्योंकि ओमेगा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब जरा ऊपर आते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिखा था कि जब मीन पोजीशन पे इसका प्रोजेक्शन है तो वहां पर आपके पास जो बॉडी होगी उसका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने अभी क्या निकाली? x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। अब देखें, जब साइन थीटा को मैं इस तरह लिखूं एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैंने अभी आपको बताया ना टी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? जीरो। तो यहां भी टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? जीरो। तो जब जीरो पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो आप देख लें यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है जीरो से, एंड देन ये मोशन मैक्सिमम पे जाएगा, फिर मिनिमम पर आएगा, फिर नेगेटिव तरफ चला जाएगा, और फिर तो ये जो आपको वेव फॉर्म बनी है इसे हम क्या कहते हैं? साइन वेव। क्यों? क्योंकि ये साइन थीटा की इक्वेशन को या साइन थीटा के फंक्शन को ओबे करती है कि जब आपके पास साइन जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट जीरो, जब आपके पास साइन 90 होगा तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड प्लस एक्स नॉट, और यहां पर क्या है? माइनस एक्स नॉट। तो ये जो आपको वेव नजर आ रही है इसे हम क्या कहते हैं? साइन वेव कहते हैं। यहां तक क्लियर है बात? लेकिन अगर हमारा जो मोशन है वो स्टार्ट कहां से हो? 90 डिग्री से। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपकी क्या है? 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री पर अगर ये बॉडी है तो इसका मतलब इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो t इज इक्वल्स टू जीरो पर कहां पर होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। और इस केस में फिर हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा। तो आप देख लें कि इसके अंदर जब मैं इस कॉस थीटा की जगह पर लिखता हूं एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, तो अब इस टी की वैल्यू को जीरो जब हम पुट करते हैं तो आप जानते हैं कॉस जीरो किसके बराबर होता है? वन के। कॉस जीरो किसके बराबर होता है? वन के। और मैंने क्यों पुट किया टी इज इक्वल टू जीरो? देखो ना, यही तो बात थी ना। जब टी जीरो होता है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स नॉट। तो यहां पुट करके देख लो, टी की जगह क्या पुट करो? जीरो। तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा? वन। तो मुझे बताएं आंसर क्या आ जाएगा? एक्स नॉट ही आ जाएगा ना। तो अब क्योंकि यहां पर हमारे पास जो वेव है वो स्टार्ट हो रही है 90 डिग्री से, तो हम जब इसकी वेव ड्रॉ करेंगे तो वो वेव कुछ इस तरह से बनेगी, और इस वेव को हम कोसाइन वेव कहते हैं। और ये किस फंक्शन को ओबे करती है? कॉस थीटा को। इसे कहते हैं कोसाइन वेव। कोसाइन वेव। और ये कैसे पता चल रहा है कोसाइन वेव है? देखो, ये आपके पास पॉइंट था ना जीरो। तो जब हम कॉस जीरो पर, और ये पॉइंट जीरो क्यों कहलाता है? टाइम के हिसाब से ये टाइम होता है ना। तो एक वेव को स्टार्ट हमने किया जीरो से, और वेव जब कंप्लीट हुई तो टाइम पीरियड क्या है? कैपिटल टी।
ठीक है। तो उस t इज इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है और पॉजिटिव के साथ आ रहा है, प्लस एक्स नॉट। उसके बाद फिर क्या होगा, कॉस 90 पर जाने के बाद, देखे ना 90 है ना ये, तो 90 पे जाने के बाद वेव का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। फिर 180 पर कॉस 180 -1 होता है, नेगेटिव हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, माइनस एक्स नॉट। फिर इसी तरह कॉस 270 पर फिर से 0 हो जाएगा, और कॉस 360 पे दोबारा क्या हो जाएगा, +1, इसे हम कहते हैं प्लस एक्स नॉट। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट की बात होती है कि अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट जिसे हम फेस कहते हैं वो 0 डिग्री है, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक्स नॉट साइन थीटा है। और जब ये स्टार्टिंग पॉइंट 90 डिग्री है जिसे हम फेस कहते हैं, तो वहां पर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है उसे हम लिखते हैं एक्स नॉट कॉस थीटा। और ये कॉस फंक्शन जो है वो कोसाइन वेव को क्या करता है, ओबे करता है। तो ये आपके पास था इंस्टेंट प्रोजेक्शन से रिलेटेड। अब हम इसके अंदर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को हमने कल डिस्कस कर लिया था कि हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसकी इक्वेशन एक्स नॉट साइन थीटा क्यों आई थी, ये बात मैंने आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जब आपने निकाल लिया, तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसी तरह निकलेगी। तो अगेन वही आपके पास डायग्राम है जिसके अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगेन मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, ए पॉइंट और इसे मैं कह देता हूँ ये पॉइंट है ए प्राइम। ठीक है। अब इस ए प्राइम पर जो भी बॉडी है, इस बॉडी की जो वेलोसिटी होती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसे मैंने कह दिया वीपी। ये वेलोसिटी है एट पॉइंट पी। अच्छा, अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन यहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है ना, ए पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है अलोंग द डायमीटर वो इधर बन रहा होगा। ओरिजिन से ये डिस्टेंस जो है ओ प्राइम, और इस डिस्टेंस को हम एक्स भी कह देते हैं, और इस जगह पर जो वेलोसिटी होगी प्रोजेक्शन की उसे हम कह देते हैं ये है वी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है थीटा। जो एंगल थीटा वो एडजेसेंट साइड्स के ऊपर सेम होता है, तो ये थीटा है, तो यहाँ पर भी ए प्राइम के साथ एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अब मुझे बताएं कि अगर ये एंगल आपका 90 है, तो 90 में से अगर ये वाला थीटा मैं निकाल लूं तो इसे मैं क्या लिखूंगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास अगर देखिए मैं इसको यहाँ पे शो करता हूं कि एक वेक्टर जो है उसका एंगल बन रहा है कितना, थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। तो मेरे पास ये वेक्टर है और इस वेक्टर का एंगल है थीटा। अगर मैं कहूं कि इस वेक्टर का एंगल क्या होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, टोटल एंगल मेरे पास कितना है 90, तो मैं 90 में से माइनस कर दूंगा किसको, थीटा को। तो मुझे ये पता चल जाएगा ना कि इस वेक्टर का जो एंगल है वो वाई एक्सिस के साथ कितना है, 90 माइनस थीटा। यहाँ पर भी यही बात है कि ये जो मैंने 90 माइनस थीटा ये निकाला है, कैसे निकाला है, क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि थीटा एंगल बन रहा है इसमें एक्स एक्सिस के साथ या हाइपोटेनियस के साथ, तो वीपी का एंगल कितना होगा उसे हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा। अच्छा, तो अब यहाँ पर इस ट्राइंगल को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और ये ट्राइंगल किस किस चीज के दरमियान में बन रहा है, तो देखें ये बन रहा है पीपी, यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी है वी, और अगर मैं इसके कंपोनेंट की बात करूं तो ये कंपोनेंट वाइज जो हमारे पास वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, 90 माइनस थीटा। अच्छा, और ये मैंने कॉस थीटा कैसे डिसाइड किया, तो मैंने आपको कहा था कि जिस लाइन पर दो एंगल बन रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बेस। तो बेस का जो कंपोनेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा। और अगेन थीटा की जगह हमने क्या लिखना है, 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमारा जो वीपी का एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन के अंदर जब मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालता हूं तो मैं इसी तरह से लिखता हूं कि यहाँ पर जो आपके पास वेलोसिटी है वो बराबर है v इज इक्वल्स टू वीपी साइन थीटा, और वीपी साइन थीटा की जगह क्या लिखते हैं, 90 माइनस थीटा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें कि ये जो साइन 90 माइनस थीटा है, मैथमेटिक्स में इसका एक फार्मूला यूज होता है। अब क्योंकि आप बायो की स्टूडेंट है तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये फार्मूला बता देता हूँ कि जब कभी भी साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो तो उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कॉस थीटा में। ये एक मैथमेटिक्स का फार्मूला है, साइन अल्फा माइनस बीटा का ओपन होता है तो आंसर जो आता है वो कॉस थीटा आता है। तो हम इसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस थीटा में। तो जो वेलोसिटी है वो बराबर आ जाती है v इज इक्वल्स टू वीपी कॉस
थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी की इक्वेशन है वो किस वेव को ओबे करती है, कोसाइन वेव को, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है आपके पास, कॉस थीटा। तो अगर मैं इसकी वेव बनाऊंगा तो वो वेव कैसी बनेगी, जैसे ऊपर हमने कोसाइन वेव बनाई थी। अच्छा, अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वीपी, इस बात को अगर याद करें फर्स्ट ईयर रोटेशनल मोशन में आपने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा। वेलोसिटी बराबर होती है आर ओमेगा के, ठीक है ना। लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन है। यहाँ पर जो रेडियस है वो बराबर है एक्स नॉट के, तो मैं आर की जगह एक्स नॉट पुट कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये जो आपके पास वेलोसिटी है वीपी, ये किसके बराबर हो गया, एक्स नॉट ओमेगा के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, वीपी की जगह लिख देता हूँ एक्स नॉट ओमेगा, और ये आपके पास क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, उस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो ये जो एक्स नॉट ओमेगा है ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। एक्स नॉट ओमेगा को हम क्या कह सकते हैं, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, जब बॉडी मूव कर रही होती है मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन से जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहां पर हमने लिख दिया। अब अगर मैं इसको रिलेट करूं तो मैं इस तरह फार्मूला लिख सकता हूं, v इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेलोसिटी आपके पास फंक्शन है, ये कॉस थीटा को क्या करता है, ओबे करता है। और जहां पर आपके पास t की वैल्यू जीरो होगी वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पर t की वैल्यू जीरो कहां पर है, जब बॉडी स्टार्ट कहां से होगी, 90 डिग्री पर, ठीक है। अच्छा, अब कॉस थीटा को इस तरह भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा टी, ठीक है। क्योंकि थीटा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ओमेगा टी। अब यहां पर कॉस ओमेगा टी को मैं एक और भी फॉर्म में लिख सकता हूं, और वो फॉर्म क्या है, तो वो फॉर्म इस तरह से है कि मैथमेटिक्स में एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज होता है और बहुत कॉमन है, उसे कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से स्क्वायर रूट ले लें ऑन बोथ साइड, तो आपके पास कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं ये कर सकता हूं कि अगले फार्मूले में कॉस थीटा की जगह ये जो कॉस ओमेगा टी है इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए वेलोसिटी का एक और फार्मूला बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब अगर आपको साइन एंगल गिवन हो तो आप तब भी आप वेलोसिटी इधर से निकाल सकते हैं। फिर साइन थीटा को ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया कि साइन थीटा बराबर है किसके, एक्स अपॉन एक्स नॉट के, ठीक है ना। ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऊपर जो हमने सॉल्व किया उसके अंदर यही इक्वेशन लिखी हुई है ना, मैं रिकॉल कर दूं, एक्स बराबर है किसके, एक्स नॉट साइन थीटा के। ये इक्वेशन हमने ऊपर लिखी हुई है। तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर है एक्स अपॉन एक्स नॉट के। तो मुझे बताएं इसी इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पुट करूं तो क्या एक और फार्मूला नहीं बन गया वेलोसिटी का, और वो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। अच्छा, अब इस फार्मूले को अगर रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने के बाद हम इसको डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अब हम फाइनली जिस स्टेज पे पहुंच गए, यहां पर मैं वेलोसिटी को इस तरह लिखता हूं, v इज इक्वल्स टू वी नॉट, और हमारे पास इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। अब देखें जरा, अगर एलसीएम लें इसका, तो एलसीएम लेने के बाद अंडर रूट के अंदर ही हम ये लिख सकते हैं ना, इसका एलसीएम क्या आएगा, एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स नॉट स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स नॉट स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ ये रूट से बाहर निकल सकता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी इस तरह से, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस एक्स नॉट को क्या कर दिया, रूट से बाहर निकाल दिया। ऊपर मैं आपको ये बात बता रहा कर आया हूं कि वी नॉट किसके बराबर है, एक्स नॉट ओमेगा के। तो मुझे बताएं इस वी नॉट की जगह पर एक्स नॉट ओमेगा पुट किया जा सकता है। और अगर हम ये पुट करें तो देखें एक्स नॉट ओमेगा, और यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या बन गया, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। तो यहाँ पे ये एक्स नॉट और ये एक्स नॉट कैंसिल होगा। अब मुझे बताएं वेलोसिटी का एक और फार्मूला बन गया, और वो क्या है, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फार्मूले से अगर आप देखें तो आप ये पता लगा सकते हैं कि किस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और किस पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है,
हमने सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, और उससे सब्स्टिट्यूशन से हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी वेलोसिटी, किस पॉइंट पे मिनिमम। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल्स टू ओमेगा, और इक्वेशन है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन के अंदर मैं कंडीशंस को पुट करूंगा, और इन कंडीशंस के ऊपर फाइंड आउट करूंगा कि वेलोसिटी कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होगी। तो पहला हम यहां से निकालते हैं कहां पर, मीन पोजीशन पर, और फिर निकालते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो अगर मैं कहूं मीन पोजीशन पर x इज इक्वल्स टू 0, कहां पे, मीन पे, तो आप जानते हैं मीन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे मैक्सिमम आना चाहिए। तो मुझे बताएं, जब मैं यहाँ पर लिखूंगा ओमेगा और एक्स नॉट स्क्वायर एज इट इज है, और x की जगह क्या पुट करना है, 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर, और एक्स नॉट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, ओमेगा एक्स नॉट। ये जो, जी बिल्कुल, ये हमारे पास जो आंसर आया है ओमेगा एक्स नॉट, इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये बात प्रूव हो गई कि मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जबकि अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पर आए, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स नॉट, और अगर ये एक्स नॉट होती है तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, और जब हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप देखें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, और आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पर अगर वेलोसिटी 0 है तो इसे हम कहते हैं मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि इससे कम तो नहीं हो सकती ना। तो ये आपके पास जीरो वेलोसिटी या मिनिमम वेलोसिटी, और ये कहां पर होती है, एक्सट्रीम पॉइंट पर। तो आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि एक्सट्रीम पॉइंट को हम रेस्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो अब आपको ये बात समझ आई कि इसे रेस्टिंग पॉइंट क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है ना। तो ये वाला इंपॉर्टेंट हमारे पास फार्मूला है जिससे हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये फार्मूला डिफरेंट केसेस में अप्लाई हो सकता है। ओमेगा की वैल्यू आपने क्या करनी है, चेंज करनी है। जैसे अगर मैं कहूं कि इस फार्मूले को मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए यूज करें, तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम में आपने ओमेगा की जगह क्या पुट कर देना है, के अपॉन एम। ठीक है। इसी तरह सिंपल पेंडुलम में ओमेगा की जगह क्या पुट कर देना है, जी अपॉन एल। तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू डिफरेंट होगी, और यही फार्मूला आप हर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। यस सर। अच्छा, उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमने निकाल दी, तो अब एक्सेलरेशन निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम अगेन उसी अपनी ज्योमेट्री को इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था ए, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने कहा था ये है ए प्राइम। अब जब कभी भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। तो इस जगह पर ये जो बॉडी मौजूद है, इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन को मैं कह देता हूं एपी। ये एक्सेलरेशन है एपी। अब इस एक्सेलरेशन के अगर कंपोनेंट बनाए तो दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट ए कॉस, ए साइन थीटा, और एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा। ठीक है। इसे मैं लिख देता हूं, ये है ए पी कॉस थीटा, क्योंकि ये बेस है। और ये वाला जो कंपोनेंट है इसे हम लिख देते हैं ए पी साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और अगर इस ट्राइंगल को आप बाहर निकाल लें, जो कि यहाँ पर मौजूद है, ये था ओ, ये था ओ प्राइम, और यहाँ पर जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट था वो था एक्स। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ से बाहर निकाल लूं, ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के अंदर देख लें कि वही वाली साइड्स है। हाइपोटेनियस यहाँ पर एपी है। जो आपके पास लाइन पर दो एंगल्स बनते हैं उसे हम बेस कहते हैं, तो ये एपी कॉस थीटा है। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसे हम लिखते हैं एपी साइन थीटा। अब इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री को अगर हम देखें, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो किसके बराबर होगा, तो हम लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू माइनस ए पी साइन थीटा, माइनस ए पी साइन थीटा। ठीक है ना। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन मैंने निकाला, इस एक्सेलरेशन में ये जो एपी है, इस एपी को हम लिख सकते हैं कि ये एपी एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंटीपिटल ना, क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर ये जो एपी आपने लिखा हुआ है, ये एपी एसी के बराबर है। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है, उसे हम क्या लिखते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर। और हमारे केस के लिए ये एक्सेलरेशन, क्योंकि आर एक्स नॉट के बराबर है, तो आर की जगह एक्स नॉट पुट कर दिया, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और इसे हम ए नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं अपनी इक्वेशन को इसी से रिप्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं पहले पुट कर देता हूँ ए नॉट, और ए नॉट मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिसे हम एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला आएगा उसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि वैल्यूज पुट कर दें एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, और आप उसे फाइनली इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस ए नॉट साइन थीटा। और ये साइन आपके पास जैसे जैसे चेंज होगा एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, इसी वजह से नेगेटिव का साइन यहाँ पे यूज हुआ होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में क्या हम साइन थीटा को ये नहीं पढ़कर आए कि वो एक्स अपॉन एक्स नॉट होता है। तो ये वाली वैल्यूज को अगर मैं साइन थीटा के अंदर पुट करूं तो ए इज इक्वल्स टू माइनस ए नॉट, और साइन थीटा की जगह पर, और बल्कि मैं ए नॉट की जगह यहाँ पे पुट कर देता हूँ एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, और साइन थीटा की जगह पुट कर देते हैं एक्स अपॉन एक्स नॉट। अब आप देखें ये एक्स नॉट और ये एक्स नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब आपको याद आया कि जब हम एक्सेलरेशन की जनरल इक्वेशन लिखते थे सिंपल पेंडुलम और मैथ स्प्रिंग सिस्टम निकालने के लिए, वो इक्वेशन कहां से आती थी, वो इक्वेशन ये थी, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ओमेगा जो है वो है कांस्टेंट, तो ओमेगा अगर कांस्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो अगर ये आपके पास कांस्टेंट है तो फिर क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि ए इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट, और साथ में क्या है, एक्स है। कांस्टेंट और इक्वल टू हटता है तो क्या आता है, प्रोपोर्शनल का साइन। तो मुझे बताएं ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते थे, कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक एक्सटेंशन। मोशन, ठीक है ना। तो इसे हम कहते थे सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन। तो देखें यहां पर जाकर ये बात प्रूव हो गई ना कि मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन या प्रोजेक्शन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये बात भी प्रूव कर लेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है, सॉरी मैक्सिमम होती है, और मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है। तो हम इक्वेशन को यूज करते हैं, ए इक्वल्स टू, जी बोले। सर हम सिर्फ प्रोजेक्शन को देख के पूरे मोशन को सिंपल हार्मोनिक कह सकते हैं? प्रोजेक्शन को देखकर, यस, ओनली हाँ we बिल्कुल, only saw the projection and we हाँ just देखिए said that the whole। बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर तो हम ये जो डेरिवेशंस कर कर आए हैं, ये डेरिवेशंस को अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक्चुअली हमने प्रोजेक्शन को ही देख के कैलकुलेट किए, ठीक है। अब क्योंकि ज्योमेट्री हमने कौन सी यूज की है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो अगर ज्योमेट्री मौजूद नहीं होगी तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ज्योमेट्री आपकी प्रोजेक्ट जो आपका सर्कुलर मोशन है उसी की इस्तेमाल होगी, और अगर वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ, मैंने जैसे आपको कहा था कि वो नॉन यूनिफॉर्म है, अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो फिर उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि ये वाली इक्वेशन ओबे ही नहीं होगी उधर, ठीक है। तो हमने ज्योमेट्री जो है वो यूज करनी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अगर वो ज्योमेट्री गिवन नहीं है तो फिर आप उसके प्रोजेक्शन को देख के नहीं पहचान सकते वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, ठीक है। यस सर, अगर ज्योमेट्री अप्लाई होगी तभी हम इसके प्रोजेक्शन से इसके मोशन बिल्कुल को ऐसे कह सकते बिल्कुल, आप देखें ना, ये मैंने जितनी भी यहाँ से फॉर्मूले ड्राइव किए वो किससे ड्राइव किए, ट्राइंगल से। और ये ट्राइंगल मैंने कैसे बनाए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेट किया तभी तो हमारे पास डेरिवेशन बनी है ना, डिस्प्लेसमेंट की भी, वेलोसिटी की भी, एक्सेलरेशन की भी, ठीक है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये टॉपिक का नाम क्यों रखा गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि इसमें दोनों मोशन को आपने क्या करना है, रिलेट करना है, और फिर इस बात को प्रूव करना है कि इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा अलोंग एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल के, ठीक है। हैं। ओके सर। अच्छा, अब यहां पर देखें ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को मैं प्रूव करता हूं कि मीन पोजीशन पर ये एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो हम अगेन वही कंडीशन यूज करेंगे, इफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, और एक्स इज इक्वल्स टू जीरो कहां होता है, मीन पोजीशन पर। तो वहां पर आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो जीरो कैसे हो गई, देखो ना, एक्स की जगह अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। फिर अगर एक्स की जगह पर मैं क्या पुट करूं, एक्स नॉट,
तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ये कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। और इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि आपने एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स नॉट। तो ये आपके पास हो गया ए इज इक्वल टू माइनस, तो इसे मैं लिखूंगा ये है मिनिमम एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन, और ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक में ये आपके पास चीजें थी जिसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन से रिलेट करके निकाला। अच्छा, इस फार्मूले को मैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? आप जानते हैं कि ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन टी के या 2 पाई एफ के। ठीक है ना, ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई एफ। तो मुझे बताएं एक्सेलरेशन को इस तरह लिखा जा सकता है, 4 पाई एफ स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एक एक्सेलरेशन का फार्मूला मैं इन टर्म्स ऑफ ये भी लिख सकता हूं, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर और एक्स। और यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि ओमेगा की जगह क्या पुट कर दिया, 2 पाई अपॉन टी। तो ये तीनों फार्मूले क्या हैं, एक्सेलरेशन के हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।